हाँ, तो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। हमने पढ़ाया आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने बताया आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जेम्स चैडविक। तो हर एक डिस्कवरी के पीछे जैसे कोई कहानी या लॉजिक होती है, इसके पीछे क्या सिचुएशन था, क्या लॉजिक था, उसको मैं बताता हूँ। उस समय क्या हुआ था? उस समय हुआ था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उस समय सिचुएशन क्या रहा होगा? उस समय सिचुएशन ये रहा होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वॉर डिस्कवर्ड। रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा रेज प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट। मतलब ये भी हमको पता लग चुका था कि जो अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रहे हैं, उस एलिमेंट के निकलने वाले रेज जो होंगे अगर हमारी बॉडी के ऊपर गिरते हैं तो हमको कैंसर जैसे डिजीज़ का क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर कॉजिंग कैंसर लाइक डिजीज़। कैंसर लाइक डिजीज़ को लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो हमारी बॉडी पे स्ट्राइक करते हैं। तो ये सिचुएशन रही होगी। और केवल जेम्स चैडविक ही नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे कि हाउ टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्फ़ा, बीटा, गामा रेस, कि कैसे हम अल्फ़ा, बीटा, गामा रेस के हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस करें। वो कौन सा तरीका निकालें, डिफरेंट टाइप का एक्सपेरिमेंट करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। उसी में जेम्स चैडविक भी यही सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बात को बार बार समझना है, डिस्कवरी कैसे, डिस्कवरी बाई चांस होता है। ये बार एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है कि हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अल्फा रेस। ये बीटा गामा पे नहीं काम कर रहा था, ये हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अल्फा रेस। अल्फा रेस के हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए जेम्स चैडविक उस समय एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इस अल्फा रेस को डिफरेंट मेटल के सरफेस से मतलब उसे कोलाइड करा रहा था। कोलाइड करने का मतलब क्या है, डिफरेंट मटेरियल। सपोज करो ये मार्कर जो मेरा है एक बहुत डेंजरस है और निकल रहा है, तो हमको कुछ चाहिए, ऐसा रोकने वाला सिस्टम चाहिए जब ये उससे टकराए तो उसी से टकरा के वहीं ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बहुत सारे मेटल, बहुत सारे नॉन मेटल या बहुत सारे मटेरियल से बने सब्सटेंस से अल्फ़ा रेस को स्ट्राइक करा रहा था, कोलाइड कर रहा था और देख रहा था कि कोलाइड करने के बाद अल्फ़ा रेस की जो एक्टिविटी है, अल्फ़ा रेस की जो इंटेंसिटी है, उसमें कुछ कमी आती है कि नहीं आती है। ये काम कर रहा था कौन? आपका जेम्स चैडविक। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन मैंने नोट कर रखा है कि रेडियो एक्टिविटी and radioactive element were discovered and people know about harmful effect of the radioactive rays. That means radioactive rays cause cancer. That time James Chadwick tried to reduce the harmful effect of alpha, beta, gamma. Especially ये काम कर रहा था अल्फा रेस के इफेक्ट को रिड्यूस करने पे वर्क कर रहा था। ये सिचुएशन था and he was observed so many experiment on alpha rays हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करा। तो वही बार मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे मेटल के सरफेस से, बहुत सारे नॉन मेटल के सरफेस से, बहुत सारे अदर मटेरियल के बने सरफेस से इसको कोलाइड कर रहा था और उसके इफेक्ट की स्टडी कर रहा था कि हम इसके इफेक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हम कौन सा ऐसा कपड़ा बना लें, कौन सा ऐसा ड्रेस बना लें जिस ड्रेस को पहन के अगर अल्फा रेस से निकलने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सामने हम लोग जाते हैं तो अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रेस हमसे टकराता है तो हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये उस समय का सिचुएशन रहा होगा। तो इस सिचुएशन को एक सेकेंड में आप क्या करिए, नोट करिए। तो इसके आगे की कहानी में बताता हूँ जेम्स चैडविक ने क्या किया था। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया एग्जैक्टली, वो सिचुएशन क्या रही होगी, हमने आपको बताने की कोशिश की। सिचुएशन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब जेम्स चैडविक ने क्या किया, जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम वगैरह थे उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, अल्फ़ा पार्टिकल की उसकी बम्बार्डिंग करना स्टार्ट किया। उससे अल्फ़ा पार्टिकल टकराना शुरू किए, बार बार टकराते थे और जब टकराते थे उसके अंदर से कुछ पार्टिकल, कोई मैसिव पार्टिकल निकल के आते थे। वो मैसिव पार्टिकल क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल देखो यहाँ नोट कर रखा है, विच हैव रियल नॉन जीरो रेस्ट मास। मतलब ऐसे पार्टिकल जिसका मास कुछ हो, जीरो ना हो और उसकी वेलोसिटी जो हो इस लाइट के वेलोसिटी से थोड़ी कम हो, ऐसे पार्टिकल को मैसिव पार्टिकल कहते हैं।
तो यूरेनियम पे आपका टकराया अल्फ़ा पार्टिकल। जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो अल्फ़ा पार्टिकल का सेम उतना ही अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग हीलियम के जितना एटॉमिक नंबर रखते हैं, एटॉमिक नंबर 2, और हीलियम के जितना एटॉमिक मास कहते हैं। तो जो हीलियम का एटॉमिक मास नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर अल्फ़ा पार्टिकल का भी होता है, और वही एटॉमिक मास किसका होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल उससे टकराया, तो जब अल्फ़ा पार्टिकल उससे टकराया तो कुछ मैसिव पार्टिकल निकल के आए। अब जो मैसिव पार्टिकल निकल के आ रहे हैं अब क्या किया उसने, एक सेटअप लगाया, सपोज करो ऐसा किया, और इस मैसिव पार्टिकल पे कितना चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर से निकल के आ रहा है, या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है, इसके बारे में पता लगाने के लिए उसने एक छोटा सा सेटअप लगाया। उस सेटअप में क्या रखा है देखिए, उस सेटअप में इसने एक छोटा सा सर्किट लगाया, और इस सर्किट में उसने क्या कर रखा है, इस सर्किट में ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इस नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जो मैसिव पार्टिकल यहाँ से निकल के जा रहा है, वो मैसिव पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, और ना ये इधर डेविएट हो रहा है ना इधर डेविएट हो रहा है, मतलब दिस पार्टिकल नाइदर डेविएट इन पॉजिटिव टर्मिनल नॉट डेविएट इन नेगेटिव टर्मिनल, मतलब नो डेविएशन इन मैसिव पार्टिकल। जो पार्टिकल निकल के आया उसमें कहीं से कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एटम के अंदर कोई एक ऐसा भी पार्टिकल पाया जाता है जिस पार्टिकल पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, और जेम्स चैडविक ने इस पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन रखा। तो आप सोचिए जेम्स चैडविक कर क्या रहा था। जेम्स चैडविक केवल ये पता लगा रहा था कि जब हम किसी भी हैवी मेटल पे या किसी भी सब्सटेंस पे जब हम अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करते हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर ले, और जिसके अंदर से जिससे की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल का हार्मफुल इफेक्ट खत्म हो जाए और कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सके। लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर से एक पार्टिकल और लाइटिंग करते हुए निकल के आ रही है, जो बहुत धीरे धीरे निकल रही, बहुत धीरे धीरे डिके हो रही है, निकलते हुए बाहर आ रही है, और वो जो पार्टिकल निकल के आ रही, मैसिव पार्टिकल निकल के आ रही है, जो नॉन रेस्ट मास है उसका, नॉन जीरो रेस्ट मास है, रुका हुआ मास है, फिक्स मास है, जीरो भी नहीं है, लाइट की स्पीड से कम उसकी वेलोसिटी है। अगर उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब रखा तो वो ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो रही है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो रही है। मतलब ये जो रेस है, जो मैसिव पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होगा, वो पार्टिकल न्यूट्रल होगा। तो वो पार्टिकल पे मास कैसे रहा होगा, उसको कैसे पता लगाया जा सकता है। तो उसने क्या किया कि इसी अल्फ़ा पार्टिकल का बेरिलियम लिया, ये बेरिलियम है ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है। बेरिलियम पे अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। जब इसने इसकी बम्बार्डिंग की तो बेरिलियम ने अपने पूरे केमिकल और फिजिकल नेचर को चेंज कर दिया, और थोड़े समय के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में कन्वर्ट हो गया। ये डिके होके कार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12। तो उसने देखा, दोनों तरफ देखा, उसने देखा कि जो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 + 2 यहाँ 6 तो आ रहा है, और 9 + 4 जो 13 है वो 13 नहीं 12 है। इसका मतलब इसके अंदर इन दोनों को मिलाया जाए तो इन दोनों के मिलाने के बाद जो मिल रहा है वो ऐसा नहीं है, मतलब इसके अंदर से कुछ ऐसा है जो बाहर निकल के आ रहा है। जो बाहर निकल के आ रहा है वो जब पता लगा तो पता लगा कि वो आपका एक न्यूट्रल पार्टिकल है, जिस न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो पहले भी प्रूव हो चुका है। और उस पे जो मास आया वो कितना आया, 1 यूनिट का मास आया, है ना। वो कितना मास निकल के आया, 1 यूनिट, जिसको 0n1 कहते हैं। इसी को हम बाद में क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन कहेंगे। तो आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या करिए, नोट करिए। तब तक उसके तुरंत बाद हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि न्यूट्रॉन का जो मास है उस मास को कैसे डिटरमाइन किया जेम्स चैडविक ने। अभी केवल ये पता लगा कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है, बट उस न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल के मास को जेम्स चैडविक ने कैसे डिटरमाइन किया, उसके लिए आप इसको पहले नोट करिए। मैं तुरंत आपको इसको बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या डिटरमाइन करने जा रहे हैं, हम लोग डिटरमाइन कर देने जा रहे हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास।
अब हम कोई भी एटम लेते, कोई भी, यहाँ मैंने हीलियम ले रखा है, हम कोई भी एटम ले सकते हैं। जो एटम आपके दिमाग में आया बेटा वो एटम आप चूज़ कर सकते हो, और उस एटम के हाइपोथेसिस से चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चाहे हाइपोथेसिस बना सकते हो, और उस हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंट से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ईजिली आपका न्यूट्रॉन पे कितना मास होता है। देखिए मैंने लिया हीलियम, क्योंकि चैडविक ने हीलियम ही लिया था तो हम भी हीलियम ही लेंगे और कोई एटम नहीं लेंगे। तो डिटरमाइन आप मास ऑफ न्यूट्रॉन, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ऐसा हम लोग मानते हैं, है ना, क्योंकि इससे पहले प्रूव हो चुका है कि एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, और ये पहले से पता है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हीलियम में 2 ही प्रोटॉन होंगे। तो हीलियम का जो टोटल मास होगा वो टोटल मास ऑफ एनी एटम, अगर न्यूट्रॉन नहीं है तो टोटल मास ऑफ एनी एटम इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब ये अब क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन जब देखा गया हीलियम का निकाला गया, मतलब हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन का मास और 2 प्रोटॉन का मास जब ऐड किया गया तो देखा गया कि ये मास बहुत कम है हीलियम के मास से। मतलब हीलियम का जो एटम है उसका मास बहुत ज़्यादा है अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के मास को आपस में ऐड करते हैं। मतलब ये एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन का जो मास होगा वो मास हीलियम एटम का नहीं होगा। इसका मतलब हीलियम एटम के अंदर केवल आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, कोई और भी पार्टिकल प्रेजेंट है। मतलब अगर हम कहते हैं दिस डिफरेंस क्रिएट प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ एटम, जो भी एटम का मास होगा, माइनस मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इस तरह से आपका चैडविक ने फाइंड किया मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो निकल के आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जिसको हम AMU में बताते हैं 1.0079 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और इस तरह से एक और पार्टिकल निकल के आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। और इस तरह से हमने पूरी डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, एटम के अंदर एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर एक पार्टिकल प्रोटॉन है, एटम के अंदर एक पार्टिकल न्यूट्रॉन है, ये सारी बातें हमने आपको बताई है, ठीक है कि नहीं। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं -1E0, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं +1P1, है ना। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 0N1, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा। इसका मतलब ये निकल के आया कि न्यूट्रॉन एटम के अंदर ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जोड़ने का काम करता है। इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक, एक ब्रिज का काम करता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में क्या करके रखता है, बांध के रखता है। तो हमको पता लगा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। इतनी बातें हम लोगों को क्या लगी, पता लगी। और ये बात गलत हो गया डाल्टन की कही कि एटम ही सबसे छोटा होता है, एटम से भी छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेरा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, 2-3 बार इस लेक्चर को रिवाइज़ करिए। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक इसको नोट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, एंड थैंक यू वेरी मच।